हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, कर के उद्देश्य। सुनिए, इसके निम्न उद्देश्य हैं। इसको दो पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन इन डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था में करारोपण के उद्देश्य। इसमें नंबर 1 है रिसीप्ट ऑफ इनकम, आय प्राप्त करना। करारोपण का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक आय में वृद्धि करना होता है। कर ही वह सर्वोत्तम, लोचपूर्ण और सुगम साधन है जिसके द्वारा पर्याप्त आय उपलब्ध हो सकती है। इसलिए आज सरकार प्रायः एक न एक नए कर की खोज में लगी रहती है ताकि एक कर की प्राप्ति से घटी आय दूसरे से पूरा किया जा सके। सरकार प्रायः अधिक आय प्राप्त करने की दृष्टि से बेलोचदार वस्तुओं पर अधिक कर लगती है। नंबर 2, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, नियमन और नियंत्रण। आज करारोपण द्वारा लाभों, उपभोगों, आयातों व निर्यातों को नियंत्रित किया जाता है। उदाहरणार्थ, शराब का उपभोग घटाने के लिए सरकार शराब के उत्पादन पर कर लगाती है। इसी प्रकार आयातों को कम करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाकर उनका मूल्य बढ़ा देती है। नियंत्रण के लिए जो कर लगाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण करना होता है। आय प्राप्त करना। नहीं, टेलर ने इस प्रकार के करारोपण को नियंत्रित करारोपण, समटरी टैक्सेशन कहा है। टेलर के शब्दों में, यद्यपि तकनीकी दृष्टि से नियंत्रित शब्द से आशय सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था में निजी व्यय को नियंत्रित या नियमन करना है, फिर भी इसे अन्य समस्त करारोपण को आय में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, रिडक्शन इन डिस्पैरिटीज़ ऑफ वेल्थ, संपत्ति की असमानता में कमी करना। कर का उद्देश्य समाज में व्याप्त धन और संपत्ति की विषमता को कम करना भी होता है। एक और सरकार करारोपण द्वारा धनी वर्ग से अधिकाधिक आय प्राप्त करके उनकी संपत्ति और आय को कम करती है और दूसरी ओर निर्धनों से कम कर लेकर अथवा उन्हें अधिक सुविधाएं देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाती है। भारत में सरकार ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय कर, मृत्यु कर, संपत्ति कर आदि लगाया है ताकि क्रय शक्ति का हस्तांतरण धनिक वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर होने में सहायता मिले। नंबर 4, टू इंक्रीज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। करारोपण का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी होता है। कर से प्राप्त आय को सरकार उत्पादन कार्यों में लगाती है जिससे उत्पादन, उपभोग और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नंबर 5, चेक ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसाद की रोक। आधुनिक युग में करों का एक प्रमुख उद्देश्य मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना भी होता है। जब देशों में मुद्रा का प्रचलन आवश्यकता से अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि होने लगती है तो ऐसी स्थिति में भारी करों द्वारा सरकार अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा को खींच लेती है ताकि अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति
संबंधी दोषों से मुक्त किया जा सके। नंबर 6 फंक्शनल फाइनेंस क्रियात्मक वित्त। करारोपण का उद्देश्य पुराने समय में राज्य की आय में वृद्धि करना था। अब इस विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्रोफेसर A.P. लर्नर के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा वर्ग है जो इस विचार की उपेक्षा करता है। करारोपण का उद्देश्य केवल सार्वजनिक आय की वृद्धि करना है। उनका कहना है कि राजस्व क्रियात्मक वित्त होना चाहिए। इस विचारधारा के अंतर्गत राजस्व क्रियाओं की उपादेयता का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि वे अर्थव्यवस्था में क्या कार्य करती हैं। अब आता है नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि अर्धविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में करारोपण के उद्देश्य। इसमें नंबर 1 है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, साधन संग्रह। अर्थव्यवस्था में आवश्यकतानुसार साधन संग्रह करना भी करारोपण का एक मुख्य उद्देश्य है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां पर पूंजी की कमी के कारण देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं हो पाता। वहाँ वित्तीय साधनों का संग्रह करना करारोपण का एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में करारोपण के माध्यम से ही उपभोग को नियंत्रित किया जाता है और साधन संग्रह किया जाता है। नंबर 2 टू एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग को प्रोत्साहित करना। विकासशील देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग तो राज्य द्वारा किया जाता है, परंतु व्यक्तिगत क्षेत्र में भी विनियोग को प्रोत्साहित करने की बहुत आवश्यकता रहती है। विनियोग वृद्धि के लिए बचत को बढ़ाना आवश्यक है। इन देशों में विभिन्न प्रकार की बचतों को कर न लगाकर राज्य की बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। राज्य की करारोपण नीति का भुगतान संतुलन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समय में अधिकांश विकासशील देशों में भुगतान संतुलन में घाटा रहता है। ऐसी परिस्थिति में भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए कर नीति का उपयोग किया जा सकता है। करों को इस परिस्थिति में मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नंबर A है कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, वह है आंतरिक मांग को कम करने के लिए, और सा है आयतों की मांग को हतोत्साहित करने के लिए। नंबर 4 आता है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेक्शन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमतें अवश्य बढ़ती हैं। विकास योजनाओं में बड़ी राशि में धन लगाया जाता है जो व्यक्तियों की आय बनकर चलन में आ जाता है, परंतु उत्पादन कुछ समय बाद ही हो पाता है। इस बीच की अवधि में चलन में मुद्रा की राशि तो बढ़ जाती है किंतु उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, फलतः कीमतें बढ़ जाती हैं। अतः इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में करारोपण का उद्देश्य जनता से क्रय शक्ति का अत्यधिक भाग वापस लेकर सरकार को सुपुर्द करना होता है, जिससे वर्तमान समय में उपभोग के स्तर में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार मांग कम होने से मुद्रास्फीति की स्थिति पर नियंत्रण होता है। नंबर 5 रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानताएं कम करना। अर्धविकसित देशों में धन एवं आय के वितरण में घोर विषमताएं पाई जाती हैं। अतः इन देशों में करारोपण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आय की असमानता को कम किया जाए। इसके लिए धनी व्यक्तियों से ऊंची दर पर कर वसूल किया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त धनराशि को निर्धनों के कल्याण पर व्यय किया जाता है। नंबर 6
रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी, काले धन को कम करना। आजकल अधिकांश अर्धविकसित देशों में बड़े पैमाने पर काले धन यानी कि ब्लैक मनी की समस्या पाई जाती है। यह मुख्य रूप से करों की चोरी कर पाना, कर वंचनाओं, टैक्स एवेशन के कारण ही संभव होता है। काला धन इन देशों के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा सिद्ध होता है। अतएव अर्धविकसित देशों में करारोपण का उद्देश्य काले धन के संचय को रोकना भी होना चाहिए। इसके लिए करारोपण के उन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए जिनमें करों की सीमांत दरें, मार्जिनल रेट्स ऑफ टैक्सेस कम हों तथा करों से प्राप्त अतिरिक्त आय एवं अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय में समुचित सामंजस्य हो, ताकि करों की चोरी को प्रोत्साहन न मिले। नंबर 7, इंसेंटिव टैक्सेशन एक्सपेक्ट, प्रेरक कराधान पहलू। कुछ वर्षों से प्रेरक कराधान का विचार विकसित हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से व्यवसायियों को करों में छूट दी जाती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑन और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, यानी कि कर की संरचना या वर्गीकरण। इसमें इन करों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन, कर भार के आधार पर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्स, कर की दरों के आधार पर, यानी कि समानुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर। फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टैक्स, कर की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट एवं मूल्यानुसार कर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।